नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। बिहार एसएससी की जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी के क्रम में बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को डिटेल डिस्कशन के साथ सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट का एक बार स्टडी करवा चुके हैं। यानी कि जब अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया, बिहार एसएससी इंटर लेवल हो या तो बिहार एसएससी सीजीएल हो, अब 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछा गया सभी सेट का सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी करवा दिए हैं। जो लोग नहीं देखें एक बार प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अब आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, तो अब टीसीएस द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्न, ठीक है, टीसीएस द्वारा, जो कि एसएससी के लिए सबसे शानदार बुक है, और एसएससी में टीसीएस द्वारा अब तक पूछा गया जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज और डिटेल डिस्कशन के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के साथ सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी करवा रहे हैं, जो कि इस बुक से स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो जो लोग इस बुक के बारे में जानते हैं वो ठीक है, और जिनके पास नहीं खरीदना भी चाहते हैं तो वो खरीद भी सकते हैं। ये बुक एसएससी के लिए सभी एग्जामों के लिए सबसे ज़बरदस्त है। इसमें सभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि एसएससी द्वारा जितना भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसमें पूरा सेंट्रल लेवल का जो है सीजीएल है, सीपीओ है, और दिल्ली पुलिस एसआई, एसएससी जीडी, एलडीसी, एमटीएस, एफसीआई सभी प्रश्न इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जब आप मतलब इसमें सभी पूछा हुआ ही प्रश्न दिया हुआ है, जितना भी अब तक पूछा गया सभी प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन पूछे हुए प्रश्नों के आधार पर उस चैप्टर से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है और जो कन्फ्यूजन वाला है और जिसके आने की पूरी संभावना है, वो सभी प्रश्नों के साथ इसका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग शाम को एक वीडियो लाएंगे जो कि इसी बुक से पूरा सभी प्रश्न रहेगा, ठीक है। जो अभी सुबह में वीडियो डाल रहे हैं उसको एसएससी जीडी है ना, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के नाम से ये वीडियो आएगा शाम को, ठीक है। तो जो भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो शाम की ये वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि सुबह में जो वीडियो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मंडे से, ठीक है। मंडे से रेलवे एनटीपीसी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रेलवे एनटीपीसी के लिए सबसे शानदार और अभी नया बुक आया है, किरण पब्लिकेशन का है ये बुक। इसमें पिछले वर्ष जो पूछा गया प्रश्न है, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक है, टीसीएस द्वारा, इसमें भी प्रश्न पूछा गया था, टीसीएस ही इसका एग्ज़ाम लिया था, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम भी टीसीएस ही रेलवे और एसएससी का लेती है, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रश्न पूछा गया है और कुछ मॉडल सेट भी है, प्रैक्टिस सेट है, तो सबसे पहले हम लोग एनटीपीसी के लिए इस बुक से तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस बुक के सभी प्रश्नों के आधार पर पूरा संपूर्ण जीके जीएस की हम लोग एनटीपीसी के लिए ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, ठीक है। तो जो लोग रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो लोग मंडे से ज़रूर जुड़िएगा इसमें, ठीक है। पूरी ज़बरदस्त पूरी संपूर्ण सब्जेक्ट, यानी कि जितने भी एस्थेटिक जीके हो या तो जीके हो और साइंस का हो प्रश्न, सभी को बारीकी से अध्ययन करेंगे और उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को देखेंगे, और जो भी आने की संभावना मोस्ट एक्सपेक्टेड वीवीआई प्रश्नों को साथ में हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग रेलवे एनटीपीसी का या तो रेलवे का कोई भी आप एप्लीकेशन भरे हैं, अप्लाई किए हैं, वो सभी प्रश्न आपके लिए ये जो बुक से स्टडी करवाएंगे वो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, और सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न लड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग भी रेलवे का कोई भी वैकेंसी हो, यानी कि टेक्नीशियन हो या तो ड्राइवर हो, है ना, या तो एनटीपीसी हो, कुछ भी, या तो इंटर लेवल का हो या तो ग्रेजुएशन लेवल का हो, कोई भी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप इस बुक का स्टडी जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये क्लास अटेंड करिएगा सोमवार से, ठीक है, सोमवार से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बिहार एसएससी वाला ध्यान रखना है, आप लोग घबराइएगा नहीं, बिहार एसएससी के नाम से नहीं आएगा, लेकिन वो एसएससी जीडी और एमटीएस के नाम से शाम को वीडियो आएगी, ठीक है। और जब बिहार एसएससी का एग्ज़ाम डेट जब आ जाएगा, जब पता चल जाएगा एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो हम लोग बिहार एसएससी के लिए जो सुबह वाली वो सुबह वीडियो अपलोड करने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पॉलिटी का आपका है क्लास 10 वीडियो, ठीक है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी है, ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है,
तो वो कहलाता है महाअधिवक्ता। ठीक है, याद रखना महाअधिवक्ता। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार ये आते रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ से कुछ और भी प्रश्न पूछा जाता है इससे। ठीक है, जैसे कि भारत का महान्यायवादी जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। फिर एक प्रश्न आएगा कि भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। फिर राज्य में अगर चलते हैं तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है महाअधिवक्ता, और महाअधिवक्ता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 165 में है। और राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाए कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, ठीक है, ये सभी प्रश्न आप नोट करते जाइएगा कि ये सब कतई जहर प्रश्न है जो कि आपको सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा, चाहे कोई भी आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, सभी एग्जाम को फोड़ने के लिए काफ़ी है, तो इसलिए नोट बनाते जाइएगा। और हमको आपको जो है ना सिस्टमेटिक ढंग से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो अलग से मतलब हम आपको तैयार करके आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताते हैं। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन भी दूर हो और आपको आसानी से याद भी रहे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो देखिए 2 प्रश्न यहाँ से हो जाता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछे या तो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार पूछे तो कौन हो जाएगा, महान्यायवादी। ठीक है, उसी तरह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो वो होता है महाअधिवक्ता। ठीक है, तो ये याद रखना है ना, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाअधिवक्ता होता है। ठीक है, अच्छा करंट अफेयर में भी याद रखना आपको, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। ठीक है, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बने, भारत के प्रथम है ना, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो भारत का पहला जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे हीरालाल जे कानिया है ना, हीरालाल जे की सुनदास कानिया। ठीक है, या तो कभी हरीलाल भी देगा या तो हीरालाल देगा। ठीक है, तो हरीलाल या तो हीरालाल जे कानिया शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, तो ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, अब इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आता है और कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सभी को एक साथ देखते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी फातिमा बीबी। कौन बीबी, तो फातिमा बीबी। ठीक है, ये है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ना कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। और एक प्रश्न आता है कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो कौन बनी थी, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और 28 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आया था। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है, तो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में, और सुप्रीम कोर्ट आप लोग को बार बार बताते हैं, आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, इसलिए बार बार बताते हैं ताकि आपको आसानी से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न याद हो जाए। ठीक है, हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में, और सुप्रीम कोर्ट क्या बताएं, ये एक को इधर कर देना, यानी कि 1 to 4 124 में है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और रही बात क्या, वर्तमान में भारत का चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है DY चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट है, ये सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन पर प्रभारित की जाती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों सेवकों को ये पेंशन या तो भत्ता ये कहाँ से मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का संचित निधि से। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन भी भारत के संचित निधि से दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जैसे मुख्य न्यायाधीश के वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो भारत का संचित निधि से दिया जाता है। और भारत का संचित निधि ये किस अनुच्छेद में है, तो संचित निधि है अनुच्छेद 266 में। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर है आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, आरबीआई भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है। आरबीआई की जैसे स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ,
तो 1949 में हुआ था। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। और आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। और आरबीआई से क्या पूछा जाता है? भारत का जो है केंद्रीय बैंक वो कौन सा है? तो वो भी है आरबीआई है ना, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत के वित्त आयोग की बात करते हैं तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। अब वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? तो भाग 9B किससे संबंधित है? देखिए, भाग 9, भाग 9A और भाग 9 का B, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तीनों को याद रखना है कि तीनों में क्या क्या है। ठीक है, भाग 9, भाग 9 के A, भाग 9 के B में। तो भाग 9 के B में है, आपको ये मिलेगा ये सहकारी समितियाँ। ठीक है, सहकारी समितियों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, सहकारी समितियों से संबंधित है भाग 9 के B में। भाग 9 में क्या है? तो इसमें है पंचायती राज। भाग 9 में है पंचायत, भाग 9 के A में है नगर पालिका, भाग 9 के B में सहकारी समिति है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 1993 में ये लागू हुआ था। ठीक है, 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये पंचायत है 73वां और नगर पालिका है 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसको भी मिला था। ठीक है, और पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत है 11वीं अनुसूची में। ठीक, और नगर पालिका है 12वीं अनुसूची में। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति है? तो ये आसान क्वेश्चन है ना, आपको मालूम होगा कि क्षमा किस अपराधी किए दंड को क्षमा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर 3 में है, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और राज्यपाल भी क्षमा करता है, लेकिन राज्यपाल में क्या है? मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ प्रश्न आता है, जैसे कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 में है। और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करते हैं और यहाँ से कुछ अनुच्छेद जो कि पूछा जाता है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में, और महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में, और जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 148 में। ठीक है, तो ये सभी अनुच्छेद कतई जहर है, ये सब को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के देश के अधीन आता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय को जो मुख्य रूप से जो क्षेत्राधिकार प्राप्त है वो है मौलिक क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो ये जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद है वो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो मूल क्षेत्राधिकार है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 131 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के पास जो क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का या तो के अंतिम व्याख्याकार है। तो भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बनाते हैं। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो 214, और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो 124 से। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो वो था 26 जनवरी 1950 का। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। तो ये सभी प्रश्नों को हमेशा याद रखना है।
नेक्स्ट है टाइप 8 क्वेश्चन आता है, यानी कि टाइप 8 में आपको सभी प्रश्न मिलेगा पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो इसमें टाइप वाइज प्रश्न दिया हुआ है। इससे क्या होता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, और जो हार्ड से हार्ड प्रश्न क्या होता है, जब एक ही टाइप के ज़्यादातर प्रश्न करते हैं तो आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड है। ये जो टाइप है 8 वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, खास करके बिहार के एग्जाम के लिए, क्योंकि पंचायत और नगर पालिका काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड आएगा। तो पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो पंचायत राज प्रणाली ये पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था। तो 2 राज्य पूछा है, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। पंचायती राज जैसे डायरेक्ट अलग से क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान टिक करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड सभी कतई जहर प्रश्नों को नोट करिएगा, ठीक है। देखिए पंचायत की बात करते हैं, एक तरफ लिखिएगा पंचायत, क्योंकि जब भी आपके पास पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आए या तो नगर पालिका से, तो दोनों को एक साथ रिवीजन करना है, ठीक है। ये है नगर पालिका। तो पंचायत को किस संविधान संशोधन के तहत, ये पंचायत को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और वही नगर पालिका ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। पंचायत जो है किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। पंचायत किस भाग में है? तो भाग 9 में है। और नगर पालिका भाग 9 के ए में है, ठीक है। तो ये सभी याद रखना है। अच्छा, जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कितने तारीख को दिया गया, कौन सा तारीख था वो? तो 24 अप्रैल 1993, ठीक है। पंचायत को याद रखना है, 24 अप्रैल 1993 पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था। और यही 24 अप्रैल से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। यहीं से डेट आया है 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। तो ये 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर का बर्थडे मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से 2 प्रश्न ये आता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो द्विस्तरीय दिया था अशोक मेहता, ठीक है। 2 नाम है, एक है अशोक मेहता और एक है बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखना है। द्विस्तरीय दिया था, देखिए द्विस्तरीय ये अशोक मेहता, और त्रिस्तरीय जो है ये दिया था कौन? बलवंत राय मेहता, ठीक है। ये दोनों को आसानी से याद रहे, कन्फ्यूजन कभी ना हो कि दूसरा कौन, 2 स्तरीय त्रिस्तरीय कौन दिया। तो ऐसे इसको याद रखना है। ये क्या है? बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो जैसे कि अभी पढ़ लिए हैं, बाद में कभी एग्जाम में अगर आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय कौन दिया, अशोक मेहता दिया था या तो बलवंत राय मेहता दिया था। तो कभी कन्फ्यूजन ना हो तो इसको ऐसे याद करिए। देखिए द्विस्तरीय पूछेगा, द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? तो दिया था अशोक मेहता। इसमें दो शब्द रहेगा, अशोक मेहता, ठीक। त्रिस्तरीय वाला 3 शब्द रहेगा, बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो ये आसानी से याद रहेगा। त्रिस्तरीय 3 शब्द वाला बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय का सुझाव किसने दिया? तो 2 शब्द वाला अशोक मेहता, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है। चलिए इतना सारे चीज़ें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज की संरचना है। तो पंचायती राज की संरचना कैसी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ठीक है। जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। पंचायती राज का संरचना है जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ठीक है। देखिए भारत में पंचायती राज प्रणाली के द्वारा शासन की साधारण त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। वो है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार
छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रण करती है? तो इसका आंसर है नगर पालिका परिषद, है ना, नगर पालिका परिषद। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि संडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेंगे, उसमें आपको 75 क्वेश्चन का टेस्ट में जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उसे 70+ मार्क्स लाना है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को याद रखना आपको। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो नगर पालिका परिषद। नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत है। किस अनुसूची में है? तो ये है 12वीं अनुसूची में है। और किस भाग में है नगर पालिका? तो भाग 9 के ए में है। ठीक, नेक्स्ट है, देश पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या तो चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। तो ये कौन पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है? ग्राम सभा, जिला कलेक्टर, सरपंच या तो सचिव? तो ये रोकती है ग्राम सभा, है ना। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग, चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। ये ग्राम सभा पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ठीक है, अच्छा, ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम सभा का उल्लेख है अनुच्छेद 243 का बी में है। ठीक, ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 के बी में है। और इसी तरह एक प्रश्न आता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और हमेशा रिपीट होते रहता है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, याद रखना है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर का निकाय कौन सा होता है? पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर का निकाय होता है जिला परिषद। ठीक है, याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर का निकाय जिला परिषद होता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष होता है। ठीक है, ये याद रखना है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ प्रश्न याद रखना है आपको, जैसे कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का हो गया 5 वर्ष। एक प्रश्न आता है कि पंचायत की अवधि जो है ये कितना होता है? आपको मालूम है पंचायत की अवधि जो होता है वो जनरली 5 वर्ष होता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हार्ड प्रश्न ये आता है कि पंचायत की अवधि जो है वो किस अनुच्छेद में है? ठीक है, जो कि रेलवे एनटीपीसी में ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था कि पंचायत की अवधि किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 243 के ई में है। ठीक, और 2-3 अनुच्छेद है जो कि यहाँ से एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जैसे पंचायत की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ये बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2022 में। ठीक है, पंचायत की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के जी में है। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में? तो 243 के आई में है। ठीक है, ये सभी क्या है, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न में आ जाता है। ठीक है, ये लोग कई लोग जब एग्जाम में आ जाते हैं तो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसको। और याद कैसे रहेगा आपको आसानी से? तो देखिए, पंचायत की शक्ति पूछे और पंचायत की कार्यकाल, है ना, अवधि, तो अवधि कितना होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, तो 5 वर्ष जो है तो ABCD में देखिए 5वें स्थान पर कौन आता है? तो ई आता है। ठीक है, तो ई वाला टिक करना। ठीक है, पंचायत की अवधि यानी दिमाग में तुरंत आ जाएगा, पंचायत की अवधि 5 वर्ष का होता है, तो 5वें स्थान पर कौन सा आता है? तो ई आता है, यानी 243 का ई हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, और पंचायत की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 के जी में। इसको ऐसे याद करिए कि बचपन में हम लोग खाते थे ना पार्ले जी, तो पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है। तो जी यानी शक्ति, यानी शक्ति जो है पंचायत की शक्ति पार्ले जी यानी कि 243 के जी में है। ठीक है, और यह क्या 243 के आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग, तो आयोग आई, आयोग आई। ठीक, आयोग आई, तो ऐसे रिलेट कर लेना। पंचायत नहीं, राज्य वित्त आयोग है ना, राज्य वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 243 के आई में है। ठीक है, और जो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो सेंट्रल वाला जो वित्त आयोग है उसका गठन है अनुच्छेद 280 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है।
और यहाँ से एक अनुच्छेद याद रखिएगा, क्या ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य ने पहला ब्लॉकचेन जिला बनाने हेतु आवेदन दिया है, तो भारत में किस राज्य ने पहला ब्लॉकचेन जिला बनाने हेतु आवेदन दिया है, तो वो जिला है आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तेलंगाना से और कौन सा प्रश्न आ सकता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। और तेलंगाना वो ऐसा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद भी है ना। विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन कौन सा है, तो उसमें तेलंगाना भी है। 6 राज्य कौन कौन सा है, देखिए वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, याद रखना है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, आपको आसानी से याद भी होगा, आपको जो रेगुलर कर रहे हैं उनको याद करवाए थे क्या, महा, आंध्रा, बहरा, काना, ये 4 राज्य हो गया। उत्तर तेलंगाना, ठीक है 6 राज्य हो गया। महा, आंध्रा, बहरा, काना, यानी कि महा से महाराष्ट्र, आंध्रा आंध्र प्रदेश, बहरा यानी बिहार, काना यानी कर्नाटक। तो महा, आंध्रा, बहरा, काना ये 4 राज्य हो गया। उत्तर तेलंगाना यानी उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक न हो। क्वेश्चन फिर समझिए, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो, तो 20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20 लाख से अधिक अगर नहीं हो तो पंचायत राज का गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 20 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु डेश है। तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होता है वो है 21 वर्ष है। ठीक है, 21 वर्ष, ये याद रखना है। ठीक है, 21 वर्ष। अच्छा, 21 वर्ष से याद आ रहा है आपको कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष चुनाव मतलब मतदान की आयु है ना। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। कब किया गया था, 1989 में। ठीक है, और बात आई यहाँ नगर पालिका का। ठीक है, तो नगर पालिका कौन सा संविधान संशोधन, 74वां। और कौन सी अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची। और भाग कौन सा है, नगर पालिका भाग 9 का ए में है। भाग 9 में पंचायत, भाग 9 का ए में नगर पालिका, भाग 9 के बी में क्या था, सहकारी समिति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, तो कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान आपको बताएं ना। पंचायती राज कौन सा है, तो 11वीं है पंचायती राज, 11वीं अनुसूची। और नगर पालिका 12वीं अनुसूची। पंचायत 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। पंचायत भाग 9 में, नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक है, अच्छा ये जो अनुच्छेद ऑप्शन में दिया हुआ है इस चारों काफ़ी महत्वपूर्ण है मालूम। ये चारों क्योंकि देखिए भारत के संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई थी, और ये चारों अनुसूची यही सब है। ठीक है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, और ये चारों अनुसूची काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चारों से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो बात करते हैं शुरुआत से 9वीं से। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार संबंधी, और 10वीं में दल बदल, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत, 12वीं नगर पालिका। नेक्स्ट है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना है, तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 4 में हो गया, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है। ये बात जो है किस अनुच्छेद में कहा गया, तो पंचायत का 5 वर्ष। 5वें स्थान पर कौन सा आता है, ई यानी 243 का
ई में है, ठीक। और 243 का ई में है पंचायत का कार्यकाल। और आपको क्या बताए थे, शक्ति किस में है, तो पार्ले जी यानी 243 का जी में है। और वित्त आयोग आई 243 का आई में है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन से स्तरीय है, तो वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बने, है ना, जुलाई 2021 में। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बने, तो वो बने थे कपिल मोरेश्वर पाटिल, कपिल मोरेश्वर पाटिल, ठीक है। और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब हुआ, ये पूछा जाए तो ये हुआ था 27 मई 2004 में हुआ था। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर टाइप 9 शुरू होता है ना, टाइप 9 शुरू होता है। यहाँ पर क्या है, भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 8वीं अनुसूची 22 भाषा, कौन कौन की भाषा जोड़ा गई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर हमेशा आपको आते रहेगा, मिलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये बोला क्या 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डिटेल से, ठीक है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा गया था। देखिए, एक प्रश्न है जो कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया। ये प्रश्न जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ 2022 में उसमें भी पूछा गया था कि सिंधी भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। तो देखिए, मूल संविधान में कितना भाषा थी, 14, ठीक है। बाद में 8 भाषा जोड़ी गई, ठीक है। और ये भाषा कब कब जोड़ी गई, ठीक है। और कौन कौन सी भाषा है वो सभी ध्यान रखना है, कई प्रकार के यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले जोड़ा गया था सिंधी, ठीक है। वो 8 भाषा आपको बताते हैं कौन कौन सा है। सिंधी जोड़ा गया था 1967 में, ठीक है। याद कैसे रख लेना है, सिंधी 67, सिंधी 67, सिंधी 67, ठीक है। तो सिंधी 67, तो ये आसानी से वहाँ ऑप्शन से आसानी से टिक हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा सिंधी 67। फिर 3 भाषा को जोड़ा गया था 1992 में, कौन कौन सा था, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये तीनों भाषा को 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, याद रखना है इससे, नमक, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, नमक। तो 3 भाषा हो गया, यानी कि टोटल कितना हुआ, 4 अभी तक हो गया, ठीक है। फिर 4 भाषा को जोड़ा गया था 2003 में, वो 4 कौन सा था, वो था बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। याद ऐसे रखना है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो टोटल हो गया 8 भाषा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें यहाँ का पूछा कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई, तो देख लीजिए बाद में यही सब है, इसमें से जो रहेगा वही होगा आंसर, ठीक है। तो इसमें से जैसे सिंधी है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी 67 में जोड़ा गया था, ठीक है। नमक जोड़ा गया था 1992 में, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो ये देखिए, ये 4 भाषा जो कि बाद में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। एक बार फिर समझिए, सिंधी 67, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992। अब 4 को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 2003 में। बिहार के लिए खास करके आपसे मैथिली क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथिली भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, 2003 में, है ना, मैथिली। तो ध्यान रखना, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अच्छा, और बात करते हैं कुछ प्रश्न जो कि आता है एग्जाम में, तो मतलब इससे पढ़ना है जो कि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है। संघ की राजभाषा ये किस भाग में है, संघ की राजभाषा है भाग 17 में, और अनुच्छेद 343 से 351 तक है, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में ऐसे प्रश्न आएगा आपसे कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। एक प्रश्न ऐसे उल्टा के भी पूछ लिया जाता है, 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, चेक करते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा, ये तो सही है। फिर 10वीं अनुसूची में शपथ प्रारूप, ये गलत है, क्योंकि 10वीं अनुसूची में है क्या है, दूसरी यहाँ लिखा है ना, दूसरी अनुसूची में शपथ दिया हुआ है, तो ये भी गलत है, क्योंकि दूसरी में है वेतन। मान लो दूसरी में क्या है, वेतन दिया हुआ है, और चौथी अनुसूची में है, तो ये गलत हो जाता है ना। सही सुमेलित पूछा कौन नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी में है वेतन के बारे में ना, जो सभी जो प्रमुख पद है, बड़े बड़े पद, उसके वेतन के बारे में दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों को आवंटन, ये सही है। 10वीं दल बदल, ये सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ये गलत है। ठीक है, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 22 भाग था, उसमें 8 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद था। ठीक है, 22 भाग 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद था। वर्तमान में क्या है, 25 भाग है, 12 अनुसूची है, और लगभग 444 अनुच्छेद है। नेक्स्ट है, अब एक बार क्या है ना, पूरी अनुसूची के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अनुसूची से प्रश्न आता है, आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, तो सभी अनुसूची को यहाँ पर इसमें ऐड किए हुए हैं, तो आप एक बार अनुसूची के बारे में पढ़ लीजिए, तो आपको आसानी से सभी प्रश्न याद रहेगा। जैसे पहले 4 अनुसूची के बारे में देखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली अनुसूची में क्या है, तो वो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। ठीक है, और दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में, यानी कि इसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि ये सभी बड़े पद जो है, इस सब के बारे में वेतन का प्रावधान शामिल है। तीसरी अनुसूची में शपथ है ना, और चौथी अनुसूची में है सीटों का आवंटन। अब ये 4 अनुसूची पहले याद करना है। ठीक है, कैसे याद करना है, जैसे मान के चलिए आप कहीं गए हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो आपको बताया जाता है, जैसे आपको मालूम है कि ये जगह है, जैसे कोई भी संस्था बनती है, तो एक क्षेत्र आपको मिलता है ना, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसे है, तो एक क्षेत्र है। अब आपको ये क्षेत्र दिया गया, उसके बाद आप जैसे जाते हैं तो आपको वेतन के बारे में जानने की इच्छा होती है ना, कि आप वेतन कितना है, तो पहले वेतन बात करते हैं, तभी फिर वेतन अगर जम जाता है कि हाँ वेतन अच्छा मिल रहा है, तो फिर आप शपथ लेते हैं कि चलो हम नौकरी करेंगे। ठीक है, तो शपथ लेते हैं। ठीक है, शपथ लेते हैं तो आपको फिर जब जैसे कि शपथ ले लेते हैं, तो फिर आपको सीट दिया जाता है ना, सीटों का, कि आप यहाँ पर ड्यूटी करना है, आपको सीटों का आवंटन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 4 अनुसूची इसी तरह से रिलेट करके याद रखना है कि पहले संघ और राज्य क्षेत्र हो गया, फिर वेतन के बारे में बात करेंगे, दूसरी अनुसूची हो गया वेतन, फिर शपथ तीसरी अनुसूची, फिर सीट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन हो गया। ठीक है, तो ये 4 अनुसूची आपको याद रखना है, पहली राज्य और केंद्र शासित, दूसरा है वेतन, और तीसरा शपथ, और चौथा सीट। ठीक है, ये 4 अनुसूची हो गया। फिर 5वीं और 6ठी क्या है, 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण, और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। यानी कि 5वीं और 6ठी में दोनों में SC ST से रिलेटेड है, लेकिन 6ठी में क्या है, कुछ विशेष राज्य है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में है संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन। इसमें 3 सूचियाँ आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें रिलेट ऐसे करना है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में है शक्ति, है ना, 7वीं शक्ति का बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच। 7वीं अनुसूची शक्ति, 7वीं शक्ति। 8वीं में क्या है, भाषा का उल्लेख है ना, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसमें 22 भाषाओं को पूरा दिया हुआ है। ठीक है, इसका PDF भी डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 9वीं अनुसूची में क्या, अब ये जो बाद में अनुसूची जोड़ा गया था, है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9वीं अनुसूची में है जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योगों से संबंधित अधिनियम और आदेश शामिल है। संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार संबंधी
है, ठीक है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है क्या, कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में ये भारत का में जो संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था, ये कब हुआ था, 1951 में हुआ था। अब प्रथम संशोधन के तहत ही 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर 10वीं में क्या दल बदल होगा, है 10वीं दल बदल 10वीं में। और 10वीं अनुसूची से ये भी याद रखना है आपको मालूम कि ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, ये भी पूछा जाता है। तो 10वीं अनुसूची जो है ये 52वां संविधान संशोधन, 1985 और दल बदल, ठीक है। ये चारों पॉइंट याद रखना है आपको। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं दल बदल और 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर पालिका, ठीक है। तो ये तो आपको बार बार बताते हैं। 11वीं में है पंचायत से रिलेटेड और 12वीं अनुसूची में है ये नगर पालिका, ये जो कि 73वां संविधान संशोधन है, ये 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन देश प्रदान करता है। तो 100वां संशोधन ये क्या है, तो ये इसमें है भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, ये है 100वां संविधान संशोधन में। तो जो कुछ नए संशोधन हुए हैं उसको आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों में आएगा कि जो जैसे कि लास्टेस्ट जो हुआ है, जैसे 101वां संविधान संशोधन, 102वां, 103वां, 104वां, 105वां, 106, तो अभी तक है ना 106 संविधान संशोधन हो चुका है। सबसे लास्टेस्ट है 106वां, ठीक है। तो सबको आपको ध्यान से नोट करिएगा, सबको बताते हैं आपको। 106वां तो हो गया क्या, भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन में क्या है, 101वां संविधान संशोधन में क्या है, तो इसमें है जीएसटी के बारे में ना। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी ना, जीएसटी की शुरुआत हुई थी केवां संविधान संशोधन के तहत, 101वां, ठीक है। तो याद रखना जीएसटी किससे रिलेटेड है, तो मुद्रा से रिलेटेड है ना, जीएसटी टैक्स से रिलेटेड है। तो मुद्रा से जैसे हम लोग देते हैं ना दक्षिणा में क्या 101 रुपया, ठीक है, तो वहाँ से रिलेट करके रखिएगा। 101 जो है रुपया यानी मुद्रा से रिलेटेड है, यानी जीएसटी, ठीक है। तो 101वां, ठीक है, 101 रुपये देते हैं तो ये जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। 102वां क्या है, तो एक प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो 102वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। 103वां संविधान संशोधन में क्या है, 103वां में है EWS, ठीक है, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण जो है 103वें संविधान संशोधन में है। इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा रिलेट करके याद रखते हैं ना, तो क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम रहता है, तो आपको एग्जाम में तुरंत आंसर पे दिमाग चला जाता है कि यही आंसर इसका होगा, ठीक है। भूले हुए चीज़ भी याद हो जाता है, ठीक है। जैसे 103वां संविधान संशोधन में EWS, तो इसमें 3 लेटर है, 3वां संविधान है ना 103वां, इसमें 3 लेटर वाला है ना EWS, यानी 103वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है, EWS, ठीक। अब 104वां संविधान संशोधन में क्या है, तो उसमें है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है, यानी कि जो 2 सीट का एंग्लो इंडियन को जो नियुक्त करते थे ना राष्ट्रपति लोकसभा में, तो उसको समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत। और 104वें संविधान संशोधन के तहत ही SC ST के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखिए 104 तक हो गया, तो भुला ना जाए, एक बार फिर से रिपीट करिए। 101वां में क्या है GST, 102वां में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, 103वां 3 लेटर वाला EWS, 104वां में जो एंग्लो इंडियन का जो सीटों का आरक्षण था वो समाप्त कर दिया और SC ST के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया। अब 105वां में क्या है, राज्य सरकार को शैक्षणिक और सामाजिक रूप में वंचित OBC को मान्यता देने का अधिकार है। फिर समझिए 105वां संविधान संशोधन क्या है, राज्य सरकार को शैक्षणिक और सामाजिक रूप में वंचित OBC को मान्यता देने का अधिकार है, ठीक है।
और 106वां संविधान संशोधन क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% जो आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है 106वां संविधान संशोधन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर की दृष्टि से भी कतई जहर प्रश्न है, जो कि अभी हाल ही में 33% जो आरक्षण प्रदान किया गया है लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को, वो 106वां संविधान संशोधन के तहत ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? ठीक है, तो सभी चीज़ें याद रखना है, एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है भाग 20 में है और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो जिला योजना समिति का गठन होता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है अनुच्छेद 243 का ZD के अंतर्गत है ना, अनुच्छेद 243 के ZD के अंतर्गत होता है। ठीक है, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम मसौदा पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए जिला योजना समिति की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट ये आ जाता है कि पंचायत जो है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो पंचायत जो है ये पंचायत है अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक है। ठीक है, और नगर पालिका है ये अनुच्छेद 243 के ओ के बाद क्या आएगा? पी। 243 के पी से है ZG तक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि नगर पालिका का जो प्रावधान है तो अनुच्छेद इसी तरह सब रहेगा। तो ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक? 243 के पी से 243 के ZG तक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, तो ये किस अनुसूची में? तो ये पहली अनुसूची में है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पहली अनुसूची में। दूसरी में क्या बताएं? दूसरी में वेतन के बारे में है कि जैसे आपको क्षेत्र के बारे में बताया जाता है, फिर वेतन अगर पसंद आ जाता है तो शपथ लेते हैं, तीसरा हो गया शपथ, फिर सीट अपना ग्रहण कर लेते हैं कि यहाँ पे बैठ के ड्यूटी करना है। ठीक है, तो चौथी में है सीटों का आवंटन, और जो लास्ट वाला 4 है अनुसूची वो भी याद रखना है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी है, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत और 12वीं अनुसूची में क्या? नगर पालिका। नेक्स्ट है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है? तो इसमें है धर्म, जाति, लिंग या तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 में क्या है? सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा गया है तो अनुच्छेद 17 से। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता रिलेट करके थोड़ा सा याद रखना है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 जब भी आए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वैसा मौलिक अधिकार है ये जो कि आपातकाल के दौरान इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। वो अनुच्छेद 20 और 21 है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान के संशोधन। संविधान का संशोधन जो है ये विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। और संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। और कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें कितने प्रकार के समानता का अधिकार हो गया? 5 प्रकार के, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये जो 18 में है ये उपाधियों का अंत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये भी अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, और यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। अनुच्छेद 51 का ए में, यानी अनुच्छेद 51 का को में है मौलिक कर्तव्य, लेकिन अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 32 में क्या है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि एक प्रश्न ये भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, रिट कितने होता है? 5 होता है। और अनुच्छेद 32 से एक प्रश्न क्या आता है कि एक आता है ना कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को ही कहा था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो वही होगा अनुच्छेद 32, जिसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है, एक तो ये पूछिएगा सबसे महत्वपूर्ण, और एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाएगा कि किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 32 को में ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में है, और अनुच्छेद 23, ये दोनों अनुच्छेद है। ये दोनों में कन्फ्यूजन आपको होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसे समझिए कि अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में प्रतिबंध, और अनुच्छेद 23 में है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। ठीक है, ये दोनों में कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किस में है। ठीक है, तो ध्यान ऐसे रखना है कि देखिए अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष, देखिए चो दोनों में आ रहा है ना, 24, 14। 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में प्रतिबंध है ना, यानी काम करने पर, रोजगार पर प्रतिबंध है। ठीक है, 24, 14। 24 में है 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में प्रतिबंध है। तो यहाँ से मेन चीज़ें ध्यान रखना है बस, 24 से 14 वर्ष तक के कम बच्चों को। और अनुच्छेद 23 में हो जाएगा मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 256 में क्या है? तो राज्यों और संघ के दायित्व का उल्लेख है अनुच्छेद 256 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो आपातकाल से ये भी संबंधित है, ये भी है और ये भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आपातकाल जो है, आपातकालीन प्रावधान जो है किस भाग में है? भाग 18 में है, और अनुच्छेद 352 से 56 तक है, 352 से 360 तक है। ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधान भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक है, और किस देश से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, अब ये तीनों अनुच्छेद ये अपने आप में कतई जहर प्रश्न है। जब भी एग्जाम में आता है, हमेशा आता है, बार बार आता है और पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 352 जो है ये भारत में कितनी बार लगा है, यानी कि राष्ट्रीय आपात भारत में कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है। कब कब लगा था? 1962 में, ये 1962, और फिर आया था 1971 में, फिर 1975 में। 1962 में जब भारत और किसके बीच? चीन के बीच युद्ध हुआ था ना, और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के कारण हुआ था, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगा था। ठीक है, अच्छा ये जो 356 है राष्ट्रपति शासन, ये सबसे पहले किस राज्य में लगा था?
तो ये लगा था सबसे पहले पंजाब में। बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो 8 बार लगा है, ठीक है। और अनुच्छेद 360 में क्या, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगा अब तक? तो वित्तीय आपात अब तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो परवीन सूद है ना। सीबीआई के प्रमुख कौन है? परवीन सूद। और आज का क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमें से याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। देखिए, ज़िंदगी में 2 ही चीज़ अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको हमेशा, आपका प्रेम और मुस्कान, ठीक है। आपकी एक चीज़ याद रखना है हमेशा कि देखिए, नौकरी अपनी जगह है, लेकिन नौकरी के साथ साथ उतना ही महत्वपूर्ण है आपका व्यवहार, ठीक है, बिहेवियर। आपका बिहेवियर विनम्र और ईमानदार होना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नौकरी से ज़्यादा भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपका विनम्र होना और ईमानदार होना, ठीक है। तो आपका प्रेम और मुस्कान एक अनमोल खजाना है, हमेशा हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।